हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासरूम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट द इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा टॉपिक है, फंडामेंटली हमको स्ट्रॉन्ग करता है। वी स्टार्टेड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सबसे पहले हमको समझना है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जब चार्ज फ्लो करता है, चार्ज मोशन करता है, तो हम कहते हैं करंट इस्टेब्लिश हो रहा है। चार्ज के मोशन करने से करंट इस्टेब्लिश हो जाता है। जो जहाँ पर भी फ्लो होता है बेटा, फ्लो जैसा वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो फ्लो के अगेंस्ट हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं। फ्लो बोलें या करंट बोलें, एक ही बात है, ठीक है। रिवर फ्लोज तो रिवर करंट, विंड फ्लोज तो विंड करंट, ऐसे ही चार्ज फ्लोज तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अगर चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश हो रहा है। चार्ज फ्लो करने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का एस्टैब्लिश होना। क्लियर? अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में जाएं तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी वो सुनेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है बेटा, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, ये डिसाइड करते हैं, इससे डिसाइड करते हैं हम रेट ऑफ, दिस रेट इज डिसाइडिंग द करंट एक्चुअली। जैसे हम कहें, ध्यान सुनेंगे, I इक्वल्स टू Q बाय टी। अगर इस क्रॉस सेक्शन से, इस गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर से अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है T टाइम के अंदर, तो फिर हम करंट को स्टैब्लिश कर देते हैं। हम कहते हैं करंट स्टैब्लिश कितना हो रहा है सर्किट में, I करंट स्टैब्लिश हो रहा है सर्किट में। एग्जाम्पल में अगर ले लें, अगर हम इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 कूलम ले लें और ये चार्ज 1 सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन से पास हो गया। लेट दिस इज व्हाट द क्रॉस सेक्शन। अगर हम इसे क्रॉस सेक्शन ले लें, ये हाथ को, पाम को अगर हम क्रॉस सेक्शन मान लें वायर का, तो ये जो करंट है अगर इसमें से फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने के लिए इसमें से चार्ज को स्टैब्लिश होना, चार्ज को फ्लो होना पड़ेगा इस क्रॉस सेक्शन में से। तो इस क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 5 कूलम। कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 5 कूलम निकल गया। तो इसमें से कितना करंट फ्लो कर गया, तो हम कहेंगे इसमें से 5 कूलम पर सेकंड फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे 5 एम्पियर। तो ये क्लियर हो गया कि कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। आंध्रे मेरे एम्पियर के ऑनर में है, तो कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर बोला जाता है। तो जब किसी क्रॉस सेक्शन से, जब वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से 5 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करेगा, तो हम बोलेंगे उसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। उस वायर में से 5 करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम करंट्स के टाइप पे जाते हैं, करंट के टाइप्स पर। करंट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म, यानी कि इसे सिंपली बोलूं तो स्टडी। दूसरा है वेरिएबल। क्लियर? स्टडी करंट कैसे बोलते हैं? स्टडी करंट उस केस में बोलते हैं जब किसी क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा पर यूनिट टाइम। इस क्रॉस सेक्शन से अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो Q ही फ्लो करता रहेगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर I इक्वल्स टू Q बाय टी है, मीन्स 5 कूलम अगर 1 सेकंड में निकला है, मीन्स 5 एम्पियर का करंट इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये थॉरोली 5 एम्पियर ही रहेगा, यानी कि हर 1 सेकंड में 5 कूलम ही क्रॉस करेगा इस क्रॉस सेक्शन से। अगर फर्स्ट 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में 5 कूलम निकला है, तो अगले 1 सेकंड में भी 5 कूलम निकलेगा। ऐसा कह के हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ यूनिफॉर्म करंट है, दैट इज व्हाट द स्टडी करंट। क्लियर? बट वेरिएबल करंट की अगर बात करें, तो वेरिएबल करंट में बेटा हम ये कहते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से, इस गिवन क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज का मैग्नीट्यूड पास हो रहा है, वो मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म ना होने का मतलब ये है, अब मैं यहाँ पर एक चार्ज Q1 लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ Q2 एज वेल, ठीक है। क्या कहना चाहते हो वो समझें। Q1 जो है वो 1 सेकंड में निकला था, 1 सेकंड में कितना चार्ज निकला, Q1। अगले 1 सेकंड में कितना निकला, Q2। मतलब अब चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल गया। कहने का मतलब अगर हम करंट बने, पहले कितना करंट था, पहले I1 था Q1 बाय 1 सेकंड, फिर I2 कितना है, Q2 बाय 1 सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में पहले Q1 निकला था, फिर हमने देखा तो अगले 1 सेकंड में Q2 निकला। अगर हम फर्स्ट 1 सेकंड में 5 कूलम मान लें, तो ये 5 एम्पियर का करंट बन जाएगा फर्स्ट 1 सेकंड में। और जब हमने अगला टाइम देखा 1 सेकंड बाद, तो अगले 1 सेकंड में हमने देखा, अब यहाँ चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं 6 कूलम फ्लो कर रही है 1 सेकंड के अंदर, तो हमारा 6 एम्पियर हो गया।
तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला जो करंट है वो अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। तो करंट का मैग्नीट्यूड इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि 1 सेकंड में पहले 5 कूलम पास हो रहा था, अब 1 सेकंड में 6 कूलम पास हो रहा है। तो पहले 5 एम्पियर करंट था, अब 6 एम्पियर हो गया। तो करंट इस वायर के क्रॉस सेक्शन में से जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। क्लियर? और अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा, और अगर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हमारा मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेरिएबल है, 5 एम्पियर से 6 एम्पियर हो गया, तो हम कहेंगे इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला करंट एक वेरिएबल करंट है। तो फिर वेरिएबल करंट को कैसे लिखा जाएगा? आपको पता है, क्लास 11th में हमने ये पढ़ा है कि स्टेडी मोशन और वेरिएबल मोशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये यूनिफॉर्म मोशन के केस में लिखा जाता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम स्पीड को लिखते हैं dx/dt। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। बिल्कुल ऐसे ही जहां पर वेरिएबल टर्म होती है वहीं पर इंस्टेंटेनियस वर्ड का मीनिंग होता है। तो हम ये कहना, क्योंकि यहां पर करंट बदल रहा है बराबर, तो किसी टाइम पे करंट कुछ और होगा, किसी टाइम पे करंट कुछ और होगा, तो फिर हमको यूज करना पड़ेगी टर्मिनोलॉजी स्टेडी इंस्टेंटेनियस करंट। तो हम यहां लिखेंगे इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें यहां लिखना चाहिए। इस केस में आप करंट लिखेंगे I = dq/dt। क्लियर? एंड दिस करंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे इस सर्किट में, इस वायर के क्रॉस सेक्शन में से जो करंट पास हो रहा है वो इतना है। क्लियर? ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस करंट जैसी टर्मिनोलॉजी का यूज तभी होता है जब वेरिएबल करंट का बिहेवियर हो। इस केस में इंस्टेंटेनियस जैसी टर्म का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसमें करंट कभी बदल ही नहीं रहा। तो किसी टाइम t1 पे आपने देखा तो भी करंट आपको 5 एम्पियर मिल रहा है, कभी टाइम आपने t2 पे देखा तो भी आपको 5 एम्पियर ही मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें आपने देखा अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट मिल रहा है। तो जिस टाइम पर आप देख रहे हैं उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। अभी जो आप देख रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस है। तो अभी अगर मैं ये कहूं कि इसमें से पास होने वाला करंट 5 एम्पियर है अभी, तो अभी का इंस्टेंटेनियस, दिस इज व्हाट द इंस्टेंट, तो इंस्टेंटेनियस करंट हो गया 5 एम्पियर। और थोड़ी देर बाद आपने देखा कि ये करंट 6 एम्पियर होगा, तो ये उस टाइम का करंट है 6 एम्पियर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड द स्टेडी करंट। तो ये स्टेडी करंट है, और वेरिएबल के केस में हमको इंस्टेंटेनियस देखना होता है। तो फिर हम ऐसा लिखते हैं I = dq/dt। क्लियर? यूनिट सब सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, बट स्टेडी करंट का, वेरिएबल करंट का ही मीनिंग। और हम इसको और ग्राफिकली देखते हैं। स्टेडी करंट का अगर हम ग्राफ बनाएं, करंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि IT ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ, तो स्टेडी करंट के ग्राफ में ये आएगा। करंट का मैग्नीट्यूड कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। अगर आपने यहाँ 5 एम्पियर लिख दिया है तो ये थॉरोली 5 एम्पियर ही रहेगा। लेकिन अगर वेरिएबल करंट है तो वेरिएबल करंट में मैग्नीट्यूड बदल सकता है। तो आप ध्यान से देखें, आपने ये लिखा, ये वेरिएबल करंट है, तो यहां पर करंट का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। अब हम वेरिएबल करंट की ही एक और कैटेगरी में जाते हैं जिससे बोलते हैं, ये तो हो गया स्टेडी, ठीक है। अब ये वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में एक बात और बताएं, अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी और यूज कर रहे हैं, वेरिएबल डीसी और ये स्टेडी डीसी। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट करंट जैसी टर्मिनोलॉजी वहीं यूज करते हैं जहां पर करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता। करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता मतलब ये प्लस से माइनस और माइनस से प्लस रीजन में नहीं जाता, ठीक है। अगर हम स्टेडी करंट की बात करें तो स्टेडी करंट, ये जो करंट टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर ही है, नीचे नहीं गया। इस केस में भी बात करें तो ये जो ग्राफ है वेरिएबल करंट का, ये ग्राफ भी टाइम एक्सिस के ऊपर है। लेकिन अगर हम वेरिएबल का एक और केस देखें, ये बना लें, तो इस केस में करंट तो अपनी वैल्यू को लगातार बदल ही रहा है, साथ साथ पोलैरिटी भी चेंज कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसको हम वेरिएबल ही है और ये वेरिएबल की एक अलग कैटेगरी है। वेरिएबल है क्योंकि बदल रहा है, इसमें तो मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, करंट की वैल्यूज भी लगातार चेंज हो रही हैं, I1 I2 I3, इनफैक्ट उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया। क्लियर? तो ये वेरिएबल की कैटेगरी है और इसको AC करंट बोलते हैं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट AC। क्लियर? तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये वेरिएबल की कैटेगरी में ही आता है। जैसे ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, बट ये वेरिएबल AC है, ये वेरिएबल DC है, इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो करंट के पास दो चीज होती है। करंट की अगर हम बात करें तो करंट पे एक होता है मैग्नीट्यूड, ठीक, एक होती है उसकी पोलैरिटी, दैट इज डायरेक्शन।
पोलैरिटी दैट इज डायरेक्शन। और करंट के पास ध्यान रखिए मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आता है, ये ध्यान रखें। करंट इज आ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, वेक्टर अलजेब्रा ये फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट एक स्केलर कैटेगरी में आता है। तो डायरेक्शन से मतलब यहाँ पोलैरिटी से है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव। अगर इस केस में बात करें तो इसमें कहीं पर भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं गया, मतलब डायरेक्शन फिक्स है। इस केस में बात करें तो इसमें लगातार मैग्नीट्यूड घट बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, मैग्नीट्यूड में लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी पोलैरिटी में चेंज नहीं आया, प्लस मतलब ऊपर के रीजन में रहा, फिर नीचे के रीजन में कभी नहीं गया। लेकिन इस केस में अगर बात करें, अगर हम इसकी बोले तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी लिखें, इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पोलैरिटी भी चेंज नहीं हो रही, इसमें पोलैरिटी भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम, पोलैरिटी भी सेम। इसमें बात करें तो मैग्नीट्यूड इसमें वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, पोलैरिटी सेम है। और क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड बदल गया है, मैग्नीट्यूड बदलने से ही इसको वेरिएबल बोला गया है। और इसमें क्योंकि दोनों में से कुछ भी नहीं चेंज हुआ, इसलिए इसको स्टेडी बोला गया। इस केस में आए तो ये वेरिएबल की ही कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि यहां तो मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, और पोलैरिटी भी वेरिएबल है। तो बेटा ये वेरिएबल करंट की ही कैटेगरी है। ये हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ते हैं, जिससे हम बोलते हैं एसी करंट। क्लियर? तो ये तो बेटा आपको अभी ये डिस्कशन हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स क्या होते हैं, स्टेडी करंट और वेरिएबल करंट अब आपने पढ़ लिया। अब इसमें हम फर्दर मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स की। टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, कैरियर्स मतलब जो चार्ज को कैरी करते हैं, स्पीशीज, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी स्पीशीज जो चार्ज को कैरी करती हैं। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, क्योंकि आपने ये बोला है कि चार्ज के फ्लो करने से करंट एस्टैब्लिश होता है। चार्ज अगर फ्लो करता है तो करंट एस्टैब्लिश होता है। तो चार्ज कैरियर्स कितने तरह के होते हैं वो देखना है। पहले तो समझें, अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स में फ्लो करता है केवल इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनेंगे, कंडक्टर से फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर उन्हीं को बोलते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किन्हें बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम में अपनी ऑर्बिट को छोड़ के फ्री हो चुके हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स उन्हें बोलते हैं जो एटम की ऑर्बिट में पाए जाते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपनी ऑर्बिट से निकल चुके हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और कंडक्टर्स में, मेटल्स में, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मेटल्स के लिए लिखूंगा तो मुझे लिखना चाहिए E/T, और इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? मेटल्स के लिए, करंट के लिए लिखूंगा तो E/T। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, नेचर पुट नहीं किया मैंने, केवल सिंपल E लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम सेमीकंडक्टर में बात करें, ये तो कंडक्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स में बेटा होल्स भी चार्ज कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। ये हमको अभी केवल नाम याद रखना है, जब सेमीकंडक्टर्स में और थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे, कभी बताऊंगा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, ये दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। होल को वैकेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज समझा जाता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझा जाता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जगह होती है केवल एक वैकेंसी जहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, तो होल्स आर कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव रीजन, पॉजिटिव वैकेंसी, जहां पर इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो होल्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स बात हो गई। अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में बात करें, इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं। क्लियर? ये इलेक्ट्रोलाइट में बात हो रही है। और अगर हम गैसियस ले लें, गैसेस, ये लिक्विड स्टेट हो गई आपको पता है, ये सेमीकंडक्टर्स हो गए। अगर हम गैसियस स्टेट की बात कर लें तो गैसियस स्टेट में हमारे पास चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखेंगे,
तो अगर हम गैसियस स्टेट में चार्ज कैरियर्स की बात करें तो गैसियस स्टेट में करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट में बात करें तो उसमें रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं। आयंस टर्मोलॉजी पे ध्यान रखना, ये पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस, यहाँ पर एक आयन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स से बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी के लिए या इलेक्ट्रॉन के मतलब करंट एस्टेब्लिश करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं, करंट को एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि करंट के लिए केवल चार्ज चाहिए, ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन ही हो, चार्ज होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में केवल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो और बेटर लिख देता हूँ, ये मैंने आपको बोल दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स। और अभी हम क्योंकि कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम इसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे आगे। ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स अलग अलग सब मीडियम्स में, ठीक है। गैसियस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया और ये कंडक्टर्स हो गए। बेटा क्योंकि हम कंडक्टर्स में डील कर रहे हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमें कंडक्टर से डील करना है। ना हम गैस यूज़ करेंगे, ना गैसियस मीडियम यूज़ करेंगे, ना हम सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, ना ही हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इस केस में हम लोग बात करेंगे केवल कंडक्टर्स में चार्ज करंट की, ठीक है। तो कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हम ये पोटेंशियल में पढ़ के आए हैं कि चार्ज, ध्यान से सुनेंगे, एक टर्मोलॉजी सुन लीजिए, हाई पोटेंशियल टर्मोलॉजी और लो पोटेंशियल टर्मोलॉजी। चार्ज के फ्लो की बात कर रहे हैं क्योंकि कंडक्टर्स में होता ही केवल इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज कैरियर जिसकी वजह से करंट एस्टैब्लिश होगा वो केवल इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो टू हाई होगा, ऐसा हम पोटेंशियल में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो टू हाई होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो टू हाई है, ये मैंने कंडक्टर बनाया, कंडक्टर का एक एंड हाई टर्मिनल से जोड़ दिया, एक एंड लो टर्मिनल से जोड़ दिया। जैसे हाई बोल रहे हैं, हाई के लिए हमने प्लस साइन यूज़ किया है, जैसे लो बोल रहे हैं तो नेगेटिव साइन यूज़ किया है। तो हमने क्या किया, ये जो कंडक्टर है, ये जो वायर है, इस वायर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक एंड इसका हाई कर दिया, एक एंड लो कर दिया। और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो गया है तो करंट भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर सर्किट क्लोज है तो ये सर्किट क्लोज है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक एंड हाई पोटेंशियल हो गया, ये एंड लो पोटेंशियल हो गया। और क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर होता है और इलेक्ट्रॉन लो से हाई मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर है तो ये करंट एस्टेब्लिश करेगा। और इलेक्ट्रॉन के मोशन से लो टू हाई पोटेंशियल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से एस्टेब्लिश करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, जो कि रियल होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस रीजन से हट रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर पॉजिटिविटी आ जाएगी, ये हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिविटी आती है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिटिव हो जाना, और इलेक्ट्रॉन का आ जाना। अब क्योंकि इस एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जिस एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, ये वाला एंड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये टर्मिनल नेगेटिव होने लगेगा, इसकी पॉजिटिविटी कम होने लगेगी, ठीक है। अभी हम सेल के अंदर की बात नहीं कर रहे, इसमें से ही फ्लो स्टार्ट होता है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। केवल मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कन्वेंशनल करंट की टर्मिनोलॉजी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिविटी आती है, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जा रहा है तो हम कहते हैं पॉजिटिविटी राइट साइड आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर गया तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के जस्ट अपोजिट कंसीडर किया जाता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनल करंट एस्टैब्लिश होता है पॉजिटिव चार्ज की फ्लो से, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये भी हम पोटेंशियल में पढ़ के आए हैं, क्लियर। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का फ्लो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रॉनिक करंट एस्टैब्लिश करता है, और इसी इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट कंसीडर किया जाता है कन्वेंशनल करंट। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नेचर में सभी फिनोमेना बेटा हाई टू लो होती हैं, लेकिन यही एक फिनोमेना ऐसी है जो लो टू हाई होती है। तो इसको सिमिलरिटी मेंटेन करने के लिए हमने ये बोल दिया है कि हाई टू फ्लो करते हैं, हाई टू लो करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट हाई टू लो। तो इन जनरल जब भी हम करंट की बात करेंगे बेटा, टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, करंट से पहली बात हमारा मीनिंग कन्वेंशनल करंट ही होगा हमेशा, जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक करंट स्पेशली ना बोला जाए।
तो कन्वेंशनल करंट बोल देने का मतलब ही है कि करंट वर्ड यूज करने का मतलब ही हमारा हमेशा कन्वेंशनल करंट से होगा, और कन्वेंशनल करंट का फ्लो हमेशा, कन्वेंशनल करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। और हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट के जस्ट अपोजिट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द कन्वेंशनल करंट। जैसा कि बेटा हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम बात करते हैं एम्पियर की डेफिनेशन की। जैसे आपने पढ़ा I इक्वल्स टू Q बाय टी, ये हमने पढ़ लिया है। अब आप चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो या आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, I इक्वल्स टू DQ बाय DT, दैट मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है। बट अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो इसमें डिफरेंस है क्या, कि ये इंस्टेंटेनियस करंट है और ये स्टेडी करंट है। ये करंट कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा, और ये करंट क्योंकि चेंज हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो हमने ऑब्जर्व किया है वो करंट ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो आपको ये पता है कूलॉम पर सेकंड से इसकी यूनिट बन जाती है एम्पियर। अब हमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर बनाने के लिए हमको चार्ज कितना लेना है? 1 कूलॉम। टाइम कितना लेना है? 1 सेकंड। तो ऑटोमेटिकली ये करंट बन जाएगा 1 एम्पियर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चाहे आप ये फॉर्मूला ले लें या ये फॉर्मूला ले लें, बात एक ही है। तो 1 एम्पियर का करंट हो गया। तो 1 एम्पियर हम डिफाइन करना चाहते हैं। अब 1 एम्पियर क्या होता है? इट इज़ द करंट एस्टैब्लिश्ड और पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया व्हेन द चार्ज फ्लोइंग दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 कूलॉम इन 1 सेकंड। मीन्स अगर किसी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलॉम का चार्ज फ्लो कर जाता है टाइम कितने में? 1 सेकंड के अंदर। इसका मतलब 1 कूलॉम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर अगर फ्लो कर जाए, इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा, ठीक है। एम्पियर को या तो हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम ऐसा फुल लेंथ लिखेंगे AMPERE, आंध्र मेरी एम्पियर के ऑनर में। अगर हम करंट की डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाएं तो I इक्वल्स टू क्योंकि Q बाय टी होता है, Q का डायमेंशनल फार्मूला AT हो जाएगा और टाइम की यूनिट सेकंड हो जाएगी, और टाइम का T हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हमको पता है A है, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट है। अगर करंट की बात करें तो करंट का डायमेंशनल फार्मूला A होता है, ध्यान रखेंगे। ये फंडामेंटल यूनिट है, SI में लिखा होता है, SI में करंट आता है। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला वेल डिफाइंड है, ये ड्राइव नहीं करे गए हैं, ये फंडामेंटल यूनिट है। तो करंट का डायमेंशनल फार्मूला SI, करंट का डायमेंशनल फार्मूला A होता है। क्लियर? अब इसकी एक यूनिट में और जाते हैं, वो भी समझे ध्यान से। अगर हम चार्ज की यूनिट कूलॉम की जगह स्टैट कूलॉम ले लें, ध्यान सुनेंगे, स्टैट कूलॉम, ठीक है। टाइम की तो 1 सेकंड ही ले रहे हैं। चार्ज की जगह अब हम CGS में जा रहे हैं, CGSE बोलना चाहता हूँ मैं, CGSE यूनिट उठा रखी है हमने, CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम जानते हैं, ये बात कर चुके हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अगर हम CGSE में जाएं तो चार्ज की यूनिट आप इस कूलॉम की जगह स्टैट कूलॉम ले लेंगे। स्टैट कूलॉम ले लेंगे तो इस करंट को फिर स्टैट एम्पियर बोला जाता है बेटा, स्टैट एम्पियर। ये चार्ज की, ये करंट की यूनिट हो गई स्टैट एम्पियर। अगर हम स्टैट एम्पियर डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? अगर 1 स्टैट कूलॉम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो करे किसी सर्किट में, यानी किसी क्रॉस सेक्शन से 1 स्टैट कूलॉम चार्ज फ्लो कर जाए 1 सेकंड के अंदर, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो हम कहते हैं कि उस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला करंट 1 स्टैट एम्पियर होगा। उस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला करंट 1 स्टैट एम्पियर होगा बेटा। तो ये हमारा स्टैट एम्पियर भी डिफाइन हो गया, इसकी डायमेंशनल फार्मूला भी हो गया, यूनिट भी बात हो गई। क्लियर? अब बेटा हम इस पर कुछ फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि हमारा ये करंट वाला कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हो जाए। ध्यान सुनेंगे। इसमें क्वेश्चन किस कैटेगरी का बनेगा? क्वेश्चन इस कैटेगरी का बनेगा, या तो वो हमको चार्ज और टाइम देके करंट पूछ लेगा, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब वो हमसे करंट और टाइम देके चार्ज पूछ लेगा। क्लियर? 2 ही फंडामेंटल कैटेगरी है, चार्ज देगा, टाइम देगा, करंट पूछ लेगा, या करंट और टाइम देके चार्ज पूछ लेगा, या और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमसे टाइम पूछ लेगा चार्ज और करंट देके। ठीक है? एक कॉन्सेप्ट और इसमें बनता है, अगर हम Q इक्वल्स टू एनी जानते हैं, हमको पता है Q इक्वल्स टू एनी होता है, अगर हमसे उसने यहाँ से चार्ज निकलवा लिया करंट और टाइम देके, तो फिर हमसे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पूछ सकता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यूनिट है, ये तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इनफैक्ट ये तो चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज की वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड है, नेचर नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम n इक्वल्स टू Q/E लिखें और हमको चार्ज पता लग जाए
तो हम ये बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। मान लीजिए हमको बोला गया है चार्ज फ्लो हो रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, क्लियर। और E की वैल्यू हमको पता है, E की वैल्यू होती है 3 ये अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमको पता लगेगा E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो ये क्लियर हो गया कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। और मैंने इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोला, भाई ये चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में से, क्रॉस सेक्शन में से या वायर में से, ये चार्ज फ्लो हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है E। तो जब आप इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ही तो नंबर आएंगे, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन के नंबर आ जाएंगे इसमें। नेचर हमको पता है क्योंकि हम तो नंबर की बात कर रहे हैं, तो नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इसके लिए तो हम सिंपल बात कर रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो सब फंडामेंटल क्वेश्चन इसी कैटेगरी का बनेगा, इससे ऊपर की कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, सिंपल सा देखिए ध्यान से। हम क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन से 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का चार्ज फ्लो करता है, टाइम इक्वल्स टू 1 टाइम कितना ले लें, टाइम इक्वल्स टू लेते 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये चार्ज का वैल्यू हो गई। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 सेकेंड कूलॉम, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। तो करंट की वैल्यू तो क्लियर है, अगर करंट पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी लगा रहे बेटा, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी से करंट हो गया अपॉन 2 सेकेंड, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर, ठीक है। तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में। ये तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया और ऐसे ही इस फॉर्मेट को चेंज कर देगा। अब हम फर्दर इस कैटेगरी पे और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड, हमसे बोला गया है कि एक वायर का क्रॉस सेक्शन है, वायर हमको दिया गया है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है 3.2, ये वाला ले लेते हैं, करंट फ्लो हो रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर का, और टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। मैंने टाइम चेंज कर दिया, टाइम दे दिया, करंट देगा, टाइम देगा, चार्ज पूछेगा। तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है ये पूछा है। क्वेश्चन इज हाउ मच चार्ज इज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। तो Q इक्वल्स टू आई टी लगा देंगे बेटा। तो I कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, 19 एम्पियर, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो क्या आ गया बेटा, चार्ज की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। और हमसे पूछा गया है, अगर वो इसी क्वेश्चन को आगे पूछ ले, इस फॉर्मेट में ले जाए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। कहने का मतलब मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, अगर इस क्रॉस सेक्शन में से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर का करंट फ्लो करता है 1 सेकंड के अंदर, तो बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है Q इक्वल्स टू NE से n इक्वल्स टू Q बाई E, और Q आप निकाल के लाए हैं। तो Q कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम डिवाइडेड बाय E। E की वैल्यू हमको पता है 1.6 19 कूलॉम। तो कितना नंबर हो गया, हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। तो 1.6 एम्पियर का करंट बना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर का करंट बनाने के लिए ऑब्वियसली एक ही तो चार्ज चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पास हो जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम पास हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम अगर 1 सेकंड में पास हो गया तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर का करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। डन। तो दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आर सपोज टू फ्रेम ओवर दिस टॉपिक। अब इसी टॉपिक पे बेटा, करंट टॉपिक पे हम एक क्वेश्चन फॉर्मेट और देखते हैं, एक क्वेश्चन फॉर्मेट और देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन फॉर्मेट, ये हमसे कहा गया है किसी एटम का किसी न्यूक्लियस के आसपास कोई ऑर्बिट है, मतलब कोई एटम दिया गया है, इसमें किसी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है तो हमको पता है ये ऑर्बिट का रेडियस मान लीजिए r है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से सरकमफ्रेंस तो 2 पाई r हो गई, डिस्टेंस मतलब सरकमफ्रेंस हो गई, एक चक्कर कंप्लीट। और क्योंकि एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, एक रेवोल्यूशन कर रहा है, तो एक रेवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको फिर हम टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल T से नोट करते हैं। तो ये सरकमफ्रेंस की लेंथ हो गई 2 पाई r, और सरकमफ्रेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा, क्योंकि एक चक्कर लगाया है तो एक चक्कर लगाने में टाइम को फिर टाइम पीरियड बोलते हैं, तो कैपिटल T से नोट कर दिया।
ठीक है। अब ऐसे केस में हमको क्या है, एक फॉर्मेट ये बन गया स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो t इक्वल्स टू 2πr/v। अगर हमको इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे दी जाए, रेडियस दे दी जाए ऑर्बिट का, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो ध्यान सुने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ मोशन में है, ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, और इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कैरियर है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, और अगर ये चार्ज कैरियर तो करंट एस्टेब्लिश करेगा, तो करंट होता है Q/T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और यहाँ पर क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो चार्ज की वैल्यू तो E हो गई, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना करंट बनाएगा, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। ध्यान से सुने, चार्ज की वैल्यू तो E हो गई, ये चार्ज है जो रिवॉल्व कर रहा है एक और इस ऑर्बिट को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लेगा, कैपिटल T, क्योंकि वही तो टाइम पीरियड है एक। तो फिर एक चक्कर कंप्लीट होने में कितना करंट एस्टैब्लिश होगा, ये रहा E/T। तो E की वैल्यू कितनी है, E तो E है 1.6 × 10⁻19 होता है। T की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें 2πr/v, तो v क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन हो गया बेटा ये करंट का। ये एक्सप्रेशन भी हमको यूज होता है कॉम्पिटिशन में, EV/2πr, ठीक है, EV/2πr। अगर हमको स्पीड दे दे, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता लग जाए, ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है इसकी स्पीड दे दी जाए v, इसकी स्पीड दे देगा वो हमको v, रेडियस दे देगा ऑर्बिट का, तो फिर हम बता सकते हैं कितना करंट एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। रेडियस और स्पीड से केवल दो वेरिएबल हमको दे दे तो हम करंट बता देंगे उस ऑर्बिटिंग में कितना करंट एस्टेब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट हम डील करते हैं बेटा ओम्स लॉ से। अब हम समझते हैं ओम्स लॉ, ध्यान से समझेंगे। अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें, मान लीजिए हमने कोई वायर ले रखा है, जिस वायर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस होने से चार्ज का फ्लो हो जाएगा, हम पता है। तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये वायर का क्रॉस सेक्शन, क्लियर। इस वायर में कन्वेंशनल करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा हाई टू लो। कन्वेंशनल करंट ही हम पढ़ते हैं, तो मैं उसे बात बता भी रहा हूँ कि हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली करंट भी बोलूँगा तो कन्वेंशनल करंट ही मीनिंग है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो ये हाई पोटेंशियल एंड है, ये लो पोटेंशियल एंड है। कन्वेंशनल करंट का फ्लो हाई टू लो, यानी करंट का फ्लो हाई टू लो, तो ये करंट फ्लो कर रहा है हाई टू लो। आई से नोटिफाई करते हैं करंट को। तो अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ स्टेट करता है कि करंट जो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में, इस करंट का मैग्नीट्यूड इस कंडक्टर के अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V से नोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा कंडीशन कि जिस वायर की आप बात कर रहे हैं वहां पर इस वायर के आसपास या इस वायर की कोई भी फिजिकल कंडीशन में चेंज नहीं किया जाएगा। फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है हम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, हम इसमें स्ट्रेन नहीं आने देंगे। स्ट्रेन मतलब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में या इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ना तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बदलना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया मस्ट बी कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट, लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब इस वायर के में ना तो स्ट्रेन आना चाहिए, क्योंकि आप स्टडी किसकी कर रहे हैं, इस वायर की स्टडी कर रहे हैं। आप इस वायर में से पास होने वाले करंट की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर। आपने वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उस पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से आप इस वायर में फ्लो होने वाले करंट की बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी है हम इस वायर की कंडीशन में चेंज ना करें। तो फिजिकल कंडीशंस का जनरल मीनिंग हमारे लिए टेम्परेचर और स्ट्रेन जैसी टर्मिनोलॉजी होती है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं ये बता दूं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ρL/A। अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, जो अभी आप समझ सकते हैं वो देखें। टेम्परेचर बदलने से बेटा ये बदल जाता है रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, और रेजिस्टिविटी अगर बदल गई तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा इस वायर का, और अगर रेजिस्टेंस बदल गया तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बेटा लेंथ की। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ बदलने से भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन से बदलने से भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस ना बदले इस वायर का तो फिर हम करंट और पोटेंशियल की स्टडी कर सकते हैं। अब ध्यान सुनेगा, मतलब रेजिस्टेंस शुड रिमेन कांस्टेंट, R शुड रिमेन कांस्टेंट,
तो फिजिकल कंडीशंस बोल के हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो अगर हम इसी I प्रोपोर्शनल V के स्टेटमेंट को ऐसे लिखें, देखें स्टेटमेंट क्या है वो सुने ध्यान से। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस वायर। कंडीशन कि इस वायर की फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया, इसके आसपास किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए, इसमें स्ट्रेन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब ही, केवल तब हम ये कह सकते हैं कि करंट इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ओनली। अदरवाइज जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, पहले तो ये समझें कि I प्रोपोर्शनल V को हम फर्दर लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, क्लियर। तो पहले हमें I प्रोपोर्शनल टू V को V प्रोपोर्शनल टू I लिखना है, फिर जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये बनता है V इक्वल्स टू IR। मतलब अगर हम करंट की बात करें, ध्यान सुनेंगे बेटा, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। और अगर ये क्लियर हो गया कि करंट इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बट आल्सो ऑफ रेजिस्टेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है वायर के। और अगर हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, जो कि हमने अभी किया यही चीज़, तो अगर हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें तो जो करंट है वो केवल पोटेंशियल का फंक्शन रह जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, एक्चुअली आपने 1/r को, r कांस्टेंट हो गया तो 1/r भी कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट टर्म और ये इक्वल का साइन हटाया तो I प्रोपोर्शनल टू V हो गया है। दिस इज व्हाट द ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ की बात हो गई। अब अगर ओम्स लॉ में ग्राफ की बात करें तो ग्राफ देखते हैं। पहली चीज़ तो हम इसको ओम्स लॉ बोल रहे हैं, ये है ध्यान से V इक्वल्स टू IR, दिस इज व्हाट द ओम्स लॉ। और ये एक्सप्रेशन Y इक्वल्स टू mx का है, जिसमें से m क्या है, स्लोप। स्लोप यहाँ कौन रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट, दैट इज R। तो यहाँ पर m की जगह R है, y की जगह पोटेंशियल डिफरेंस और x की जगह I है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो VI ग्राफ बनेगा। हम पहले तो VI ग्राफ की बात कर लेते हैं, VI ग्राफ। तो हमने यहाँ VI ग्राफ बना रहे हैं। अगर VI ग्राफ का स्लोप देखा जाए, VI ग्राफ, तो ग्राफ का नाम, अभी ग्राफ बनाया नहीं है, ये हमको पता है कि यहाँ जो भी ग्राफ बनेगा उसका नाम होगा VI ग्राफ। और क्योंकि y इक्वल्स टू mx का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, तो सीधा बना देते हैं। श्योर है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनना y इक्वल्स टू mx से। और अगर हम यहाँ पर टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पे कौन सा वेरिएबल है, पोटेंशियल डिफरेंस। बेस पे कौन सा वेरिएबल है, करंट। तो V अपॉन I की अगर बात करें ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ से तो V अपॉन I की बात अगर करी जाए, इसी एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं, देखें ध्यान से ही हटा देते हैं। V अपॉन I अगर स्टडी किया जाए तो V अपॉन I तो R हो जाएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन I इक्वल्स टू R है, और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग V अपॉन I की वैल्यू टेन थीटा है। स्लोप है क्योंकि ये फिजिक्स में भी हम कहते हैं टेन थीटा इज द स्लोप। तो हम ये कह सकते हैं कि V अपॉन I R है, तो हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा इज R। दैट मीन्स द स्लोप ऑफ VI ग्राफ is called resistance, gives you resistance लिखें तो ज़्यादा बेटर है, gives resistance। और ये क्लियर है कि ये स्लोप कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा। स्लोप इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, और रेजिस्टेंस इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि आपने सारी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो करस्पॉन्डिंगली हर एक पॉइंट पे एंगल थीटा ही होगा। मतलब A B C अगर तीनों पॉइंट पे देखा जाए, VI ग्राफ के A B C और O इनफैक्ट, इन सभी पॉइंट पर स्लोप चेंज नहीं हो रहा। और स्लोप चेंज नहीं हो रहा मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। ये तो बेटा बात हो गई VI ग्राफ की। अब अगर हम इस VI ग्राफ के अलावा IV ग्राफ बना दें तो IV ग्राफ के भी क्वेश्चन है हमारे पोर्शन में। IV ग्राफ, अब यहाँ पर I ले लिया, यहाँ पर V ले लिया, तो अब अगर स्लोप निकालूँ तो टेन थीटा इक्वल्स टू I बाय V बनेगा। अब आप दूसरा केस देख रहे हैं, I बाय V बनेगा स्लोप। और I बाय V अगर ओम्स लॉ से निकाला जाए तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR होता है। तो I बाय V बनाया जाए तो ये 1 अपॉन R हो जाएगा। तो क्लियरली इक्वेशन 1 में अगर हम ये इक्वेशन 2 पुट करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि 1 अपॉन, देखिए ध्यान से, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, IV ग्राफ, ये IV ग्राफ की बात हो रही है, IV ग्राफ, और ये स्लोप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही बनना है, y इक्वल्स टू mx तो तब भी रहेगा। तो अब ध्यान सुने, IV ग्राफ का अगर स्लोप की बात करें तो IV ग्राफ का स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है।
VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, लेकिन IV ग्राफ का स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। IV ग्राफ परपेंडिकुलर अपन बेस से I/V tan थीटा, और I/V को हम 1/r भी लिख सकते हैं, तो हमने I/V को 1/r लिख दिया, तो ये क्लियर हो गया कि IV ग्राफ का स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो अगर हम इस केस में इसमें और इसमें कंपैरिजन करें तो देखें ध्यान से, VI ग्राफ में अगर आप ये कहते हैं स्लोप बढ़ रहा है, तो VI ग्राफ में स्लोप बढ़ने का मतलब बेटा रेजिस्टेंस का बढ़ना है। VI ग्राफ में अगर स्लोप बढ़ रहा है तो स्लोप का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन अगर IV ग्राफ में बात करें, ये रेसिप्रोकल है, तो IV ग्राफ का स्लोप बढ़ने का मतलब ये थीटा बढ़ना, यानी कि ये बढ़ रहा है I/V, और थीटा बढ़ने का मतलब ये बढ़ रहा है, इसे स्लोप बोल रहे हैं आप, तो स्लोप इक्वल्स टू 1/r है, तो r इक्वल्स टू 1 स्लोप हो जाएगा। ध्यान रखें, यहां पर r इक्वल्स टू 1 स्लोप हो जाएगा। ये IV ग्राफ की बात हो रही है, और VI ग्राफ में स्लोप मतलब r, स्लोप इक्वल्स टू r, ये VI ग्राफ में है। VI ग्राफ में स्लोप इक्वल्स टू r है, लेकिन IV ग्राफ में रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इक्वल्स टू r है। तो अगर IV ग्राफ में स्लोप बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम बोला जाता है। ठीक है, और अगर VI ग्राफ की बात करें तो स्लोप बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, ये इतना सा अंतर है दोनों केस में। अब बेटा हम रजिस्टर के सिंबल्स की बात कर लेते हैं। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर का पहले तो ये सिंबल है, ये जो हम बॉक्स के अंदर बना रहे हैं ये रजिस्टर का सिंबल है। ये वेव लाइक लाइन, वेवी लाइन, ये रजिस्टर का सिंबल है। इसको सिंबल R से, ये रजिस्टर का सर्किट सिंबल है, और इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली सिंबल देते हैं तो हम R देते हैं, और ये सर्किट में लगाए जाने वाला सिंबल है। ठीक, जैसे हम कहना चाहते हैं हमने किसी सर्किट में रजिस्टर लगाया है, ये सर्किट है, ये सेल लगा दिया आपने, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हो गया, और इस सर्किट में अगर आप रेजिस्टेंस शो करना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, जिस कंडक्टर को आप इस सर्किट में लगा रहे हैं, अगर आप उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को सिंबलाइज करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं सर्किट में, तो सर्किट में ऐसे दिखाते हैं। और अगर इसका अल्फ़ाबेटिक सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो R से लिख देते हैं। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखें, हर एक कंडक्टर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। अब ये रजिस्टर करता क्या है? ये रजिस्टर इस सर्किट में करंट के फ्लो का अपोजिशन करता है। किसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसके फ्लो को अपोज करना ही काम है रजिस्टर का। ठीक है, अब रजिस्टर का जो अपोज करने की टेंडेंसी है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रजिस्टर इज अ सर्किट एलिमेंट, ये सर्किट में लगाया जाने वाला एक एलिमेंट है जिसका काम है करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, या अपोज करना, और इसका ये रजिस्टर है, और इसके इस बिहेवियर को रेजिस्टेंस बोलते हैं। रजिस्टर के बिहेवियर, क्या बिहेवियर है उसका ये बिहेवियर है कि वो करंट के फ्लो को अपोज करता है या कंट्रोल करता है। तो करंट के फ्लो को अपोज करने के बिहेवियर को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। हाई रेजिस्टेंस मीन्स ज़्यादा अपोज करना। अगर किसी सर्किट में हाई रेजिस्टर लगा है तो सर्किट में से करंट का फ्लो कम होगा क्योंकि उसका अपोजिशन हाई है। क्लियर? हर एक कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। अगर कोई अच्छा कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। क्लियर? क्योंकि उसके अंदर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब तक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस कौन से? वो एटम्स, मेटल के वो एटम्स जिन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, वो एटम्स आयंस कहला रहे हैं, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो वो आयंस कहलाएंगे। वो आयंस ही, और उन आयंस और वो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके कॉलिजन से जो फ्री इलेक्ट्रॉन सब मूव करते हैं। मैं एक बार में समझाता हूँ, ध्यान सुने। किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? क्योंकि कंडक्टर के अंदर उसके एटम्स हैं, कंस्टिट्यूट एटम हैं, उन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यही इलेक्ट्रॉन तो है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल यही इलेक्ट्रॉन तो है, यही तो चार्ज कैरियर है। तो इसने, क्योंकि ये निकल गया है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक एटम छोड़ाया है जो कि अब आयन हो गया, पॉजिटिव आयन। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो अभी ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो लो टू हाई मूव करना है। इलेक्ट्रॉन अगर लो टू हाई मूव करेगा
तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इन्हीं आयन से या इलेक्ट्रॉन से, बाकी के इलेक्ट्रॉन से या आयन से टकराएगा, और टकराने से एनर्जी का लॉस होगा। उसी एनर्जी लॉस को आप कहते हैं करंट का लॉस हो रहा है, करंट कंट्रोल हो रहा है। क्लियर? तो ये बिहेवियर है, आगे भी हम इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस की अगर यूनिट की बात करें तो ये ओम है। कैसे बनाई जाती है? V इक्वल्स टू आई आर से बनाई जाती है। V इक्वल्स टू आई आर में R की वैल्यू होती है बेटा V बाय आई। V क्या है? वोल्ट। I क्या है? एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को ही बोलते हैं ओम, OHM। ये यूनिट किसके ऑनर में है? जॉर्ज साइमन ओम के ऑनर में है, और इसको हम ग्रीक सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल यूज किया जाता है, दिस इज व्हाट द सिंबल फॉर ओम। तो अगर हम किसी वायर का रेजिस्टेंस, मान लीजिए इसी की बात करते हैं, अगर हम इस वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5, और ये सिंबल यूज किया जा सकता है 5 ओम। तो दिस इज व्हाट द रेजिस्टेंस एंड द यूनिट एज वेल। तो रेजिस्टेंस की यूनिट भी हो गई। अब बेटा हम अब ओम को डिफाइन भी कर लेते हैं। ओम को डिफाइन करने के लिए क्या करना है? इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अगर हम V की वैल्यू 1 वोल्ट ले लें, पोटेंशियल कितना ले लिया? 1 वोल्ट, और करंट कितना ले लिया? 1 एम्पियर। पोटेंशियल आपने 1 वोल्ट ले लिया, करंट आपने ले लिया 1 एम्पियर। तो जब पोटेंशियल 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और उस कंडक्टर में से पास होने वाला करंट 1 एम्पियर हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। क्लियर? मींस अगर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और सर्किट में आपको 1 एम्पियर का करंट मिले, तो ये क्लियर है कि उस सर्किट का रेजिस्टेंस 1 ओम है, या उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है जिसके अक्रॉस आप ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो ये 1 ओम की डेफिनेशन भी हो गई, ये 1 ओम डिफाइन कर लिया। ऐसे ही अगर हम 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद भी अगर हमको करंट 1 एम्पियर ही मिले, तो ये तो क्लियर है करंट कंट्रोल हो गया है। 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर मिल रहा था, अब 2 वोल्ट पे भी 1 एम्पियर मिल रहा है, तो इसका मतलब करंट को कंट्रोल कर लिया गया है। जबकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो हाई लगाया, आपको ये तो पता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, ये वाला आपने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो आपको ज़्यादा करंट मिलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अब रेजिस्टेंस भी आ गया, I इक्वल्स टू V बाय R के अकॉर्डिंग। आपको करंट ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रेजिस्टेंस डबल हो गया होगा। अगर आपने वोल्टेज को 2 वोल्ट कर दिया तो हो सकता है रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया है। अगर रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया तभी तो 1 एम्पियर बचेगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ होता तो 2 वोल्ट पे आपको 2 एम्पियर मिलता। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम ही रहता तो इसका मतलब आपको 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर मिलना चाहिए था। बात क्लियर है? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर 2 वोल्ट अप्लाई करने पर भी हमको 1 एम्पियर ही मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारे सर्किट में जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया है, इसलिए हमको ज़्यादा वोल्टेज पर भी 1 एम्पियर ही मिल रहा है। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर डायमेंशन फार्मूले की बात करें, डायमेंशन फार्मूला भी देख लेते हैं इसका। अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला देखते हैं, तो क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है, R इक्वल्स टू बेटा V बाय आई हो गया, और V होता है W बाय Q, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हम जानते हैं, और ये I दैट इज एम्पियर। अगर वर्क का डायमेंशन फार्मूला लिखें तो आप ml²t-2 लिखेंगे, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो AT लिखेंगे, करंट का तो है ही A। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या बन जाएगा? ml²t-3a-2, ml²t-3a-2। दिस इज व्हाट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल की। क्या होता है रेजिस्टेंस? क्या है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है 1 रेजिस्टेंस। तो जहां रेजिस्टेंस हाई होगा वहां कंडक्टेंस कम होगा। ऑब्वियसली यही है, जब किसी वायर का रेजिस्टेंस हाई होगा तो उसकी कंडक्टिविटी लो ही होगी। तो ये रिलेशन हो गया रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में। कंडक्टेंस को जनरली हम सिंबलाइज करते हैं G से,
और क्योंकि कंडक्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस की अगर हम यूनिट बनाएं, कंडक्टेंस को जी से नोट कर रहे हैं, उसकी यूनिट बनाएं तो उसकी यूनिट बनेगी 1/ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो 1/ओम, तो ओम इनवर्स लिखा जाता है इसे बेटा, ओम इनवर्स, या फिर ये सिंबल का इनवर्स, रेजिस्टेंस के सिंबल जो है ग्रीक सिंबल ओमेगा, उसका इनवर्स। इस ओम इनवर्स को MHO भी लिखा जाता है, मोह, MHO, या फिर इसका दूसरा भी एक नाम है साइमन, ठीक है, साइमन, और इसका सिंबल S भी है। ध्यान सुनेंगे, ओम इनवर्स या ऐसे ओमेगा इनवर्स, या फिर मो लिखें, मो नहीं लिखना चाहते तो साइमन लिखें, साइमन का सिंबल S। तो ये कंडक्टेंस की यूनिट हो गई। और कंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला बनाया तो कंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला रेजिस्टेंस के डायमेंशन फार्मूले के जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे आपने रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या बनाया था, ml² T-3 A-2, इसका उल्टा कर दीजिए तो कंडक्टेंस का हो जाएगा, कंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा M-1 L-2 T3 A-2, ये रेसिप्रोकल हो गया, ये कंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। क्लियर? अब आगे समझते हैं बेटा, अगर किसी वायर का, अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई है, हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर, तो मैंने आपसे बोला हर एक कंडक्टर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, हाई हो या लो हो, ठीक है। अब आप एक लो रेजिस्टेंस कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। लो रेजिस्टेंस कंडक्टर हमारे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन, वो आपका एल्यूमिनियम है, ये सब लो रेजिस्टेंस कंडक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें भी कंपैरिजन करें तो सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है, तो सिल्वर हमारा लो रेजिस्टेंस में आ जाएगा, कॉपर फिर हाई रेजिस्टेंस में आ जाएगा। कंपेयर करें अगर इनमें भी कंपेयर करें तो जो हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर होते हैं उनको हम इस वेवी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लो रेजिस्टेंस कंडक्टर होते हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो एक बात ध्यान रखें, जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो सर्किट में हमारा जहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस जो भी होगा सर्किट का वो इसकी वजह से है। क्लियर? अगर हम ये कहें कि हमने कोई सर्किट बनाया जिसमें ये सेल लगा हुआ है और यहाँ ऐसा लगा दें, तो हम ये कहना चाहते हैं इस ओवरऑल सर्किट में केवल यही एक रेजिस्टेंस है, इनका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट A से लेके यहाँ तक चला जाऊँ C तक, ये पूरा, इसका कोई रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और इस पॉइंट B से लेके इस पॉइंट D तक हम कोई रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इस पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है वो यहाँ है बस। अभी हम सेल के रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, सेल का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, केवल सर्किट में मैं इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टर बोलते हैं। एक्सटर्नल मतलब सेल से बाहर का, सर्किट में सेल से बाहर के रेजिस्टेंस को सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि सेल का जो रेजिस्टेंस होता है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सेल जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको भी इसी वेवी लाइन से बताते हैं, ऐसी लाइन से ही बताते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये है व्हाट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल R से नोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से नोट करते हैं इन जनरल, ठीक है। तो दिस व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन। बेटा जैसे हमने रेजिस्टेंस की बात करी, अब हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा था, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है, रेजिस्टेंस को हम R से नोट करते हैं, रेजिस्टेंस होता है ρl बाय A, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टर की प्रॉपर्टी, रेजिस्टर का बिहेवियर। रेजिस्टर जो सर्किट में लगाया जाता है एक एलिमेंट होता है जिसका काम करंट को अपोज करना होता है। रेजिस्टर क्या ऑफर करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास ये वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये होती है रेजिस्टिविटी, ये लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? ये मटेरियल प्रॉपर्टी, आप आगे अलग से पढ़ेंगे, मैं भी उसमें डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, अभी केवल इतना बता रहा हूँ कि जो वायर आपने यूज़ किया है, जिस कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं, उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, उस कंडक्टर की लेंथ, और ये उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसमें रेजिस्टिविटी जो होती है ये टेम्परेचर फंक्शन है।
टेम्परेचर का फंक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर, गिवन कंडक्टर, मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ पहले तो, गिवन कंडक्टर मतलब अगर आपने कॉपर ले लिया तो कॉपर की बात कर रहे हैं, तो जो आपने कॉपर का वायर लिया है उस कॉपर वायर का आप क्या टेम्परेचर रख रहे हैं, क्या लेंथ रख रहे हैं, क्या एरिया रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस कॉपर का रजिस्टर डिफाइन होगा, रेजिस्टेंस डिफाइन होगा। ठीक है, तो रजिस्टर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर अ गिवन वायर, फॉर अ गिवन वायर। लेकिन अगर हम दो अलग अलग वायर ले लें, एक कॉपर का और एक सिल्वर का, तो अब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कॉपर और सिल्वर की दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी की बात होगी अब, जो हम अलग से पढ़ेंगे। तो अगर मैं टिपिकली बोलूँ तो मुझे ये कहना चाहिए कि दो डिफरेंट कंडक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या क्या देखा जाएगा, लेंथ देखी जाएगी, रेजिस्टिविटी देखी जाएगी, नंबर डेंसिटी, मतलब क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी अलग अलग होंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, तो कॉपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये बात हो रही है। तो फिर हम ऐसे चार फीचर पर बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे जब रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम रेजिस्टेंस में हैं तो इतना पता होना चाहिए हमको कि रेजिस्टेंस की बात करें तो किसी गिवन वायर की बात करें तो वायर आप चेंज नहीं करोगे, फिर आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर, लेंथ और एरिया। लेकिन अगर दो दो वायर अलग हैं, आपके पास एक वायर अलग है, एक वायर अलग है, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एक मैंने कॉपर का वायर लिया, एक सिल्वर का वायर लिया, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब तो आपने सब सेम कर दिया, फिर भी इनकी कंडक्टिविटी अलग अलग है, मतलब रेजिस्टिविटी अलग, रेजिस्टेंस अलग अलग है, कंडक्टेंस अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग ही होगा। एक अच्छा कंडक्टर सिल्वर और जो आपका कॉपर है वो बैड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर नहीं है सिल्वर के कंपैरिजन में। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉपर के, सिल्वर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और कॉपर के अंदर कम होते हैं कंपैरेटिवली। तो अब यहाँ पर मटेरियल की भी बात हो रही है, अब यहाँ पर मटेरियल भी कंपैरिजन कर रहे हैं आप। अगर इसका मटेरियल अच्छा है, इसका मटेरियल अच्छा होने का मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होने से भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। जबकि आपने लेंथ सेम रखी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखा, टेम्परेचर सेम रखा, फिर भी रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहा है क्योंकि ये मटेरियल अलग है। लेकिन अगर एक ही मटेरियल की बात करें, आपने कहा, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, एक ही मटेरियल लिया है, आपने कहा ये कॉपर है तो ये भी कॉपर है, तो फिर अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं होगी, जितने जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए होंगे वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके भी होंगे। नंबर डेंसिटी बोलते हैं एक्चुअली, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इसके क्योंकि दोनों आपने सेम एलिमेंट ले लिया, सेम ही कॉपर कंडक्टर है कॉपर, तो अगर इसके 1 मीटर क्यूब में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके भी 1 मीटर क्यूब में 5 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब एक बात तो खत्म हो गई कि नंबर डेंसिटी तो वेरी नहीं कर रही, तो नंबर डेंसिटी अब यहाँ पर रोल प्ले नहीं करेगी क्योंकि दोनों सेम कंडक्टर हैं, ठीक, कॉपर ही हैं। अब बात करेगी लेंथ की, एरिया की और टेम्परेचर की। रेजिस्टिविटी इज टेम्परेचर फंक्शन, इसमें टेम्परेचर का भी रोल होता है। ठीक है, अब आप टेम्परेचर सेम रखेंगे, लेंथ सेम रखेंगे, एरिया ऑफ सेम रखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों की लेंथ अलग कर दी तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, एरिया बदल दिया तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, और अगर टेम्परेचर बदल दिया तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अब ये इसमें डिटेल में बात हो गई, फिर भी हम इसको आगे ही बात करेंगे जब हम रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे।